नमस्कार। आज के पाठ का विषय है पत्रकारिता और पत्रकारिता के अंतर्गत हम आज साक्षात्कार जो विधा है उस पर बातचीत करेंगे। यह आपके प्रश्न पत्र 2 में प्रयोजनमूलक हिंदी खंड में शामिल है। मैं हरिराम भारती, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मांगरोल में हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ और आज आपसे साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों पर और अन्य कुछ विषयों पर बातचीत करूँगा। पिछली कक्षा में हमने साक्षात्कार की परिभाषा पढ़ी थी। साक्षात्कार आप जानते हैं कि हिंदी गद्य की एक नई विधा है और इसे इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। इसके लिए भेंट वार्ता, अंतरंग वार्ता और परिचर्चा शब्द भी काम में लिए जाते हैं। आमतौर पर जब कोई साक्षात्कार लिया जाता है तो उसमें साक्षात्कारकर्ता एक प्रश्नमाला बनाकर ले जाता है और उसके आधार पर जिस शख्सियत का साक्षात्कार लेना होता है उसके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में प्रामाणिक जानकारी इस साक्षात्कार के माध्यम से वो अर्जित करता है। तो इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। साक्षात्कार एक ऐसी रचना है जिसमें लेखक व्यक्ति विशेष के साथ साक्षात्कार करने के बाद प्रायः किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करता है और फिर अपने मन पर पड़े प्रभाव को लिपिबद्ध करता है। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने साक्षात्कार कहा है। आजकल ये लिपिबद्ध लिखित साक्षात्कार की बात है। इसके अलावा आजकल तो लाइव साक्षात्कार भी टीवी इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं। वीडियो फॉर्मेट में ये साक्षात्कार हम देख सकते हैं। इसी तरह से डॉक्टर विष्णु पंकज ने विभिन्न आधारों को लेकर साक्षात्कार को निम्नलिखित वर्गों में बांटा है। साक्षात्कार स्वरूप के आधार पर अगर हम देखें कि साक्षात्कार का स्वरूप कैसा है तो वह 2 प्रकार का होता है। एक तो व्यक्तिनिष्ठ साक्षात्कार जो व्यक्ति केंद्रित होता है, उस व्यक्ति के ही व्यक्तित्व और कृतित्व पर वो आधारित होता है। जैसे कोई कलाकार है, अभिनेता है, लेखक है, राजनीतिज्ञ है, उसके व्यक्तित्व और उससे जुड़ी खबरों से वो संबंधित रहता है। और दूसरा साक्षात्कार होता है विषयनिष्ठ, जिसमें किसी विशेषज्ञ जैसे कोई डॉक्टर है उससे हृदय रोग के बारे में साक्षात्कार करना, उसकी जानकारी लेना, तो ये विषयनिष्ठ हो गया। इसी तरह से कोई उपन्यासकार है तो उससे, या कोई शिक्षक है तो उससे उपन्यास के द्वारा, हिंदी साहित्य का शिक्षक है तो उससे उपन्यास के प्रकार भेद, उपन्यास का जो सारा क्षेत्र है उसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त की जाए तो वो विषयनिष्ठ साक्षात्कार कहलाएगा। इसी तरह बात करें विषय के आधार पर तो विषय कई हो सकते हैं। तो साहित्य साक्षात्कार हो सकता है जिसमें साहित्य, जिसमें गद्य, पद्य और कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, कई तरह की जो विधाएं हैं उस पर बातचीत की जाए। या कला जगत का जो साहित्य या कला जगत का जो साक्षात्कार होते हैं वो कुछ अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन साहित्येतर साक्षात्कार भी होते हैं। साहित्य इतर साक्षात्कार में आप, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसमें राजनीति से लेकर उद्योग, फिल्म जगत और अन्य कई विषय इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो साहित्य से इतर होता है।
बात करें शैली की, तो शैली के आधार पर साक्षात्कार कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे विवरणात्मक हो सकते हैं, जिसमें विवरण होते हैं और हमारे कई प्रश्नों के जवाब उस विवरणों से हम पाते हैं। वर्णनात्मक होते हैं। वर्णनात्मक में वर्णन करता है लेखक और काफ़ी गहराई से हमें जानकारी देता है। उसमें थोड़ी व्यक्ति निष्ठता ज़्यादा होती है, मतलब लेखक के मन की बात भी उसमें होती है, साक्षात्कार लिखने वाले लेखक की। विचारात्मक, इसमें गहन बौद्धिक विचार विमर्श पाया जाता है और मन में उठने वाले कई सवालों के जवाब विचारात्मक शैली के साक्षात्कारों में मिलते हैं। प्रभावात्मक साक्षात्कार की बात करें तो किसी से मिलने के बाद, साक्षात्कार करने के बाद, उससे बातचीत करने के बाद मन पर जो प्रभाव पड़ा उसको वो अगर साक्षात्कारकर्ता दर्ज करता है तो साक्षात्कार प्रभावात्मक कहलाता है। हास्य व्यंग्यात्मक, यह भी साक्षात्कार की एक विधा है। इसमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता रहती है। इसी तरह भावात्मक साक्षात्कार होते हैं। भावात्मक में भावों की प्रधानता होती है। जो विभिन्न प्रकार के मनोभाव, मनोविकार हृदय में होते हैं, उनकी प्रधानता भावात्मक साक्षात्कार में पाई जाती है। और एक प्रकार होता है प्रश्न उत्तरात्मक। इसमें प्रश्न होता है और उसके बाद में उत्तर होता है। तो ये साक्षात्कार की विभिन्न शैलियाँ लेखक अपनाता है। अगला हमारा जो पाठ है वो है प्रेस कानून और आचार संहिता। इस पे हम, क्योंकि पत्रकारिता से ही जुड़ा हुआ है, इस पे थोड़ी बातचीत करते हैं कि प्रेस के कानून क्या है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है कि लोग सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदारी का उदाहरण देते हुए कई प्रकार की बातें लिख देते हैं और फिर उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो एक लेखक को, चाहे वो सोशल मीडिया पर लिख रहा हो, चाहे वो किसी भी माध्यम में लिख रहा हो या बोल रहा हो, तो उसे कुछ आचार संहिता का पालन करना चाहिए और प्रेस के जो कानून हैं उसका ज्ञान उसे होना आवश्यक है। तो प्रेस के कौन कौन से कानून हैं और उनका ज्ञान क्यों आवश्यक है, इस पर हम थोड़ी बातचीत आज करते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर हम देखें कानून की जो सबसे बड़ी किताब है संविधान, उसमें ये जो प्रेस है या जो मीडिया है उसके बारे में क्या व्यवस्था दी हुई है। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति या बोलने की आज़ादी काफ़ी मायने रखती है। ये जो हमें अधिकार दिया हुआ है, मौलिक अधिकार है, उन्हीं के अंतर्गत एक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी है। ये भी एक प्रकार की स्वतंत्रता है। तो क्योंकि यदि आज़ादी बनी रहे तो व्यक्तियों के बाकी अधिकार भी बने रहते हैं। अभिव्यक्ति की, बोलने की आज़ादी बनी रहेगी तो बाकी अधिकार भी बचे रहेंगे। वरना यह देखा जा सकता है कि जहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ज़्यादा प्रतिबंध होते हैं वहाँ मानव अधिकारों का हनन बहुत अधिक होता है। यदि देखा जाए तो अभिनय, मुद्रित शब्द, बोले गए शब्द और व्यंग्य चित्र आदि के द्वारा मिली अभिव्यक्ति की आज़ादी बाकी की सभी आज़ादियों का मूल है। आज जो फिल्मों के माध्यम से, अखबार, मीडिया के माध्यम से या भाषण के माध्यम से
कार्टूनों के माध्यम से, व्यंग्य चित्र कार्टूनों को कहते हैं, के माध्यम से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, जिस पर व्यक्ति या कलाकार अपने सोच को या अपनी भावनाओं को इन विभिन्न विधाओं के माध्यम से व्यक्त करता है और उसका समाज पे प्रभाव भी पड़ता है। समाज की विसंगतियों पर चोट इनके माध्यम से की जाती है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हम देखते हैं, बहुत सारे कार्टून हम देखते हैं जिसमें समाज की जो विसंगतियां हैं, जो बुराइयां हैं, या जो कई प्रकार की जो भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, उन पर, या हमारे समाज का जो बदलता हुआ स्वरूप है उस पर काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलता है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्ति का मूल आधार माना गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्ति का मूल आधार माना गया है। संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार वर्णित थे, जिन्हें भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तार में बताया गया है। सन 1976 में 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। इस प्रकार अब तक कुल भारतीय नागरिकों को 6 अधिकार प्राप्त है। इनमें जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि संविधान में प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता का कहीं कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जा सकता है। हम जानते हैं कि भारत में जब ये प्रेस कानून आए तो इसकी स्वतंत्रता को लेकर भारतवासियों ने बहुत संघर्ष अंग्रेज़ों से किया था, बहुत टक्कर हुई थी, और इसकी पहल राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय भारत के आरंभिक प्रसिद्ध पत्रकारों में से थे और उन्होंने अंग्रेज़ सरकार की अप्रजातांत्रिक, अव्यावहारिक और प्रतिक्रियावादी जो प्रेस नीति थी उसका विरोध किया था। और वास्तव में देखा जाए तो राजा राममोहन राय ने जो संविधान, ये प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो ये संघर्ष अंग्रेज़ों से किया था, उस समय विधिक संघर्ष किया था, न्यायालय में उसको चुनौती दी थी, तो वह संवैधानिक ढंग से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की शुरुआत मानी जाती है। और हम ये भी जानते हैं कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका कितना अधिक महत्व है, कि भारतीय जो पुनर्जागरण हुआ उसमें प्रेस एक वरदान सिद्ध हुआ। ये जो राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती और भी कई जो समाज सुधारक हुए, उन्होंने अखबारों के माध्यम से ही समाज सुधार किया, जन जागरण किया और सरकार तक भी अपनी बातें पहुंचाई। तो पुनर्जागरण के जितने भी हमारे जो महापुरुष हुए, नेता हुए, उनके लिए प्रेस एक वरदान था। लेकिन प्रेस कानून भी, प्रेस की स्वतंत्रता जितनी आवश्यक है उतना ही प्रेस का कानून भी आवश्यक है, आचार संहिता भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि भारत का जो स्वतंत्र न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, उसने कई मौक़ों पर जब उसके सामने प्रश्न आए तो उन्होंने संविधान के प्रावधानों को इस संबंध में स्पष्ट किया और मीडिया की आज़ादी की वकालत भी की। मीडिया की आज़ादी या प्रेस की स्वतंत्रता में क्या क्या आता है, इसमें मुख्य रूप से कुछ चीज़ें हैं, जैसे
सार्वजनिक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से बहस, चर्चा, परिचर्चा। किसी भी अमेचर का प्रकाशन और मुद्रण, कोई भी संगठन है वो अपना एक प्रकाशन कर सकता है, मुद्रण कर सकता है। किसी भी विचार या वैचारिक मत का मुद्रण और प्रकाशन किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किताब लिख सकता है, कहानी लिख सकता है, अखबार में लेख लिख सकता है और अपने विचार जनता तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों, सरकारी प्राधिकरणों और लोक सेवकों के कार्यों, कार्यशैली की समीक्षा करना, उनकी आलोचना करना, ये भी अखबार का हक है। अखबार सरकारी विभागों की कार्यशैली पर टिप्पणी कर सकता है, उनकी समालोचना कर सकता है। तो ये सारे अधिकार प्रेस की आज़ादी के अंतर्गत आते हैं। आज का ज़माना ज्ञान का ज़माना है। कोई भी मुश्किल आती है तो उसके लिए ज्ञान ही काम आता है। अब है आचार संहिता। पत्रकार की एक आचार संहिता होनी चाहिए। उसे किन किन बातों का ध्यान लिखते समय करना चाहिए। प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 13.2 ख द्वारा परिषद को समाचार कर्मियों की सहायता तथा मार्गदर्शन हेतु उच्च व्यावसायिक स्तरों के अनुरूप समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए आचार संहिता बनाने का आदेश दिया गया है। पत्रकारों के लिए अपनाई गई आचार संहिता इस प्रकार है। एक पत्रकार को किन किन चीज़ों का, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम है, पत्रकारिता जनमत के निर्माण के लिए एक प्राथमिक उपकरण है। इसलिए पत्रकारों का एक कर्तव्य है कि वह इसे एक ट्रस्ट या दायित्व समझें और जनहित की सेवा तथा रक्षा के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक रहे। पत्रकार का मूल ध्येय जन सेवा है। पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसमें दूसरों की समस्याओं में साझेदारी की जाती है और उन समस्याओं को लेकर उनको विषय बनाकर नए नए विचार दिए जाते हैं। पत्रकारिताएं प्रजातांत्रिक भावनाओं का पोषण करती हैं और हमारी रूढ़ियों पर प्रहार करती है। राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारिता की रही है। दूसरा जो नियम है कि अपने कर्तव्य का पालन करते समय पत्रकार मानव के मूलभूत और सामाजिक अधिकारों को उचित महत्व देंगे। सबसे बड़ी चीज़ है मौलिक अधिकार, मानव अधिकार। इन मानव अधिकारों को हमारी रस्म और रिवाज, रूढ़ियों पर वरीयता पत्रकार को देनी होगी। ऐसा पत्रकारिता की आचार संहिता कहती है कि रूढ़ियों, कर्मकांडों, परंपराओं का महिमा मंडन करने के स्थान पर मानव के अधिकारों, उसकी स्वतंत्रता, समता, बंधुता, भाईचारे की भावना, व्यक्ति की गरिमा की भावना का प्रचार प्रसार करना एक पत्रकार का दायित्व होता है। ताकि समाज में सद्भाव और न्यायप्रियता का प्रचार हो सके। और ये दायित्व पत्रकारों का है कि वो समाज में सद्भाव फैलाए, समुदायों को आपस में लड़ाए नहीं, संयम से काम ले, न्यायप्रियता से अखबार चलाएं और समाज की समस्याओं के लिए अखबारों का उपयोग करें। व्यावसायिकता पत्रकारिता का उद्देश्य नहीं है, पैसा कमाना पत्रकारिता का उद्देश्य नहीं है। महाकवि अकबर ने कहा था, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो उस ज़माने में जो अखबार निकाल रहे थे हमारे जो पत्रकार उस ज़माने के, भारतेंदु जी, राजा राम मोहन राय, ये जो अखबार निकालते थे वो बड़ी बड़ी समस्याएं जो समाज की थी, अंधविश्वास थे, रूढ़ियाँ थी जो कि मिटने का नाम नहीं ले रही थी, उनके विरुद्ध जन जागरण पैदा करने के लिए अखबार निकाले थे, न कि पैसा कमाने के लिए। विज्ञापन उनका मूल उद्देश्य नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये आचार संहिता,
का उल्लंघन होता है और अखबारों में विज्ञापन भरे रहते हैं, काम की खबरें कम होती है और प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा अखबार करते हैं, जबकि सच्चाई कम सामने आती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसकी बात प्रेस परिषद अधिनियम की धाराएं करती है। समाचारों और तथ्यों को ईमानदारी से संग्रह करने और प्रकाशन करने की स्वतंत्रता, उचित टिप्पणी और आलोचना करने का अधिकार ऐसा सिद्धांत है जिसमें प्रत्येक पत्रकार को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। पत्रकार को यह अधिकार है कि वो टिप्पणी कर सकता है, आलोचना कर सकता है, तथ्यों को ईमानदारी से प्रकट करने का उसका अधिकार है। तथ्यों पर आधारित बात उसको करनी चाहिए, मनगढ़ंत बातें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी आलोचना का प्रभाव दीर्घजीवी होता है, ऐसा भी आचार संहिता कहती है। अगला जो आचार संहिता की धारा है वो कहती है कि नई सूचना और प्रकाशित टिप्पणियों के लिए दायित्व स्वीकार किया जाएगा। यदि दायित्व स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया जाएगा। हम देखते हैं कि कोई अखबार पढ़ते हैं तो उसमें कोई जो नई सूचना आती है, नया लेख कोई लेखक लिखता है, आप कोई भी अखबार देख लीजिए तो उसमें कोष्टक में नीचे नीचे लिखा रहता है ये लेखक का निजी मत है, इसका कोई भी जो अखबार है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये लेखक का निजी मत है। तो इस बात का उल्लेख भी एक अखबार को, एक पत्रकार को करना चाहिए कि ये निजी मत है, इसका इस प्रतिष्ठान से कोई संबंध नहीं है। निजी मत प्रकट करने या अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग उस लेखक ने किया है। ये जो समाचार पत्र है उसकी नीति में ये शामिल नहीं है। फिर जो अगला नियम है या आचार संहिता है वो इस प्रकार की है कि पत्रकार उन समाचारों और टिप्पणियों पर नियंत्रण रखेंगे जिनसे तनाव बढ़ता है और हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है। सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा, वर्ग हिंसा, ये तमाम तरह की जो हिंसाएं हैं, स्त्रियों के विरुद्ध टिप्पणियाँ, अश्लील टिप्पणियाँ, ऐसी टिप्पणियों से समाचार पत्रों को नियंत्रण रखना चाहिए लेखकों पर, और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई लेख नहीं लिखना चाहिए, ऐसी बात नहीं लिखनी चाहिए जिसकी समाज में तनाव बढ़े, हिंसा को प्रोत्साहन मिले। आज हम देखते हैं कि टीवी चैनल होती है, उसमें टीवी बहसें होती है, तो उसमें किस प्रकार से उत्तेजना का माहौल पैदा किया जाता है। तो ये आचार संहिता के विरुद्ध है। इसी तरह हम बात करें, पत्रकार अपने पेशेवर आचरण को निजी हितों से प्रभावित नहीं होने देंगे। पेशेवर अंदाज से उसको पत्रकारिता करनी होगी। निजी हित, निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर के इस सेवा कर्म को दूषित नहीं होने देना चाहिए, ऐसा आचार संहिता कहती है। समाचार पत्रों में निजी विवादों को जारी रखना, जब कोई सार्वजनिक प्रश्न मुद्दा न हो, पत्रकारिता की परंपरा के विरुद्ध है। कोई निजी विवाद, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी के सवाल को पत्रकारों को नहीं उठाना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक हित के मुद्दों को, देश की गरीबी, अशिक्षा, देश का बेरोजगारी, ऐसे जो मुद्दे हैं, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, शिक्षा की स्थिति, बच्चों की समस्याएं, देश का भविष्य, ऐसे विषयों पर पत्रकारिता का ध्यान केंद्रित होना चाहिए, न कि किसी की व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर के कई घंटों लंबे कार्यक्रम बनाने को ही आजकल चैनल वाले अपना धर्म समझते हैं। तो ये गलत है, ये पत्रकारिता की आचार संहिता के विरुद्ध है। तो मित्रों, विद्यार्थियों, आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नए पाठ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ही ज़िंदगी है।
हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।